फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करेंगे संभववाद के विकास की। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को नियतिवाद और नियतिवाद की आलोचनाएं बताई थी। तो नियतिवाद की जब आलोचनाएं हुई और मानव के द्वारा किए गए विकास को नियतिवादियों ने ध्यान ही नहीं दिया, तो एक नया विचारधारा विकसित हुई जिसको संभववाद का नाम दिया गया। अब इसके विकास के दो प्रमुख कारण थे। पहला तो ये था कि प्रकृतिवादियों द्वारा प्राकृतिक परिवेश को ही सार्वभौम माना गया, और दूसरा ये था कि मानव द्वारा कुछ स्थानों पर जैसे जापान, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका आदि में आश्चर्यजनक गति से विकास कार्य हुए। तो संभववादी चिंतन को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली इस बात से कि एक तो प्राकृतिक परिवेश सार्वभौम नहीं है, यानी हमेशा नियति के नियंत्रण में मनुष्य नहीं रहता है। वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए वहाँ पर अपने अनुकूल वातावरण की दशाओं में परिवर्तन करके अपना जीवन जीता है। और दूसरा ये कि इंसानों ने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए अपनी बुद्धि, बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता का उपयोग करते हुए जापान, पश्चिमी यूरोप, ऐसे स्थान, उत्तरी अमेरिका, इनमें बहुत अधिक तकनीकी ज्ञान के द्वारा विकास किया जो कि आश्चर्यजनक स्तर का था। तो इन चीज़ों को नियतिवादियों ने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो उसके बाद एक अलग विद्वानों का समूह इस नई विचारधारा के साथ सामने आया, जिसमें संभववादी चिंतन को व्यवस्थित रूप देकर विकसित करने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो है विडाल डी ला ब्लाश, फेब्रे, जीन ब्रुंच, इन फ्रांसीसी विद्वानों को जाता है। और इसके अतिरिक्त किरचॉफ, ईसा बोमेन, टेथम, कालसावर आदि विद्वानों का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा संभववाद के विकास में। अब सबसे पहले फेब्रे महोदय, इनको संभववाद का जनक माना जाता है। इनके अनुसार मानव जड़शील न होकर क्रियाशील है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में मनुष्य को भौगोलिक दूत मानते हुए लिखा कि पृथ्वी की रचना की विवेचना तथा परिवर्तनशील भौगोलिक तत्वों की अभिव्यक्तियों के संबंधों को ढूंढने का प्रयास करता है। यानी मनुष्य जो है वो भौगोलिक दूत है, और पृथ्वी की जो रचनाएं हैं, विभिन्न रचनाएं जो प्राकृतिक रूप से हमें दिखाई देती है, उसके अतिरिक्त उनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, यानी उनकी परिवर्तनशील भौगोलिक तत्व, उन सब की परिवर्तनों के कारण जिस तरह के संबंध मानव और प्रकृति के बनते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास मनुष्य हमेशा करता है। अर्थात मनुष्य चंचल है। मनुष्य कभी भी जड़ की भांति स्थिर एक स्थान पर नहीं रहता है। उसकी चंचलता बौद्धिक भी है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। तो उस चंचलता के कारण वो नित नए आयाम बनाता है और आगे बढ़ने के प्रयास में बहुत सारे नए विकास को जन्म देता है। तो मनुष्य एक भौगोलिक दूत है और वह पृथ्वी की रचना के संबंधों को ढूंढने का प्रयास करता रहता है।
अब दूसरे विद्वान थे विडाल डीला ब्लाश। इनका चिंतन संभववादी होते हुए भी व्यवहारिक रहा। इन्होंने जैसे जैसे मानव के ज्ञान, विचार एवं सामाजिक कार्यों का विकास होता है, वैसे वैसे पुराने तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। इस तरह के विचार इन्होंने रखे। इनके अनुसार है, इन्होंने एक लाइन बोली कि नेचर इज नो मोर देन एडवाइजर। इन्होंने अपने ग्रंथ मानव भूगोल के सिद्धांत में स्पष्ट किया कि मानव क्रियाशील भी है और निष्क्रिय भी है। यानी इन्होंने ना ही मानव को सर्वोपरि माना और ना ही नियति को। इन्होंने एक व्यवहारिक पक्ष रखा अपना, और उस व्यवहारिक पक्ष में इन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानव का ज्ञान और विचार और सामाजिक कार्य, इन चीज़ों का विकास होगा, मतलब सबसे पहले तो ज्ञान का विकास। जैसे जैसे हम लोग नई तकनीकों के बारे में जानते जा रहे हैं, मनुष्य वर्ग, तो वो निरंतर आगे विकास की जो प्रक्रियाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और विश्व का जो रूप है वो लगातार बदल रहा है। दूसरा, सामाजिक कार्यों में भी जिस तरीके से पहले प्राचीन समय में जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं था, सामाजिक कार्यों की जो पूर्ति थी वो अलग तरीके से होती थी, और आज सामाजिक कार्य भी तकनीक से जोड़कर विकसित किए जाते हैं या निभाए जाते हैं। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग ने विवाह आयोजन देखे हैं, तो आप देखिए कि पहले अपने दादाजी और उनके ज़माने की कभी आप बात करेंगे तो उस समय बहुत सिंपल तरीके से घर पर ही पंडित जी आए और फेरे हुए, और बहुत आसपास के जो लोग होते थे और बहुत प्रमुख रिश्तेदार जो होते थे वो आते थे और खाना खा के अपना विवाह में शामिल होकर चले जाते थे। लेकिन चूंकि तकनीकी विकास के द्वारा हमने इतनी तरक्की कर ली है कि व्यक्ति सुबह आए और शाम को चला जाए। पहले 10-10 दिन बारात भी रहती थी, 10-10 दिन मेहमान भी रहते थे। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तकनीकी विकास के कारण व्यक्ति सुबह अपने व्यक्तिगत वाहन से आता है और शाम को अपने घर वापस चला जाता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी के विकास में अब आप देखिए आजकल भव्यता बढ़ गई है। बाहर जाकर शादी करना, उसमें भी तकनीक का प्रयोग कि वीडियो पर उनकी पिक्चर्स चलती रहती हैं, प्री वेडिंग शूट्स के फ़ोटो चलते हैं, और भी सारे कार्यक्रम बड़े स्क्रीन्स पे दिखाए जाते हैं ताकि लोगों को उस स्थान पे ना बैठना पड़े और वो इधर उधर घूमते हुए भी शादी की सारी रस्में देख सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती गई है। ये तो एक एग्जाम्पल है सिर्फ। ऐसे ही पता नहीं कितने कितने विकास मनुष्य के विश्व में दिखाई दे रहे हैं जो कि उसकी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने यही कहा कि प्रकृति एक एडवाइज़र है, वो आपको एडवाइज करती है कि आप उसमें कैसे कार्य करेंगे, और मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उस एडवाइज़र से एडवाइस लेकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना विकास के किस स्तर तक जा सकता है। तो मनुष्य क्रियाशील है, उसके लगातार क्रिया करने के कारण आज वर्तमान में मानव एक विकसित दृष्टि से देखते हैं हम मानव के हर रूप को, लेकिन मानव निष्क्रिय भी है। अब निष्क्रिय कैसे है कि जैसे आप देखेंगे कि आज भी कुछ आदिवासी परंपराएं, आदिवासी जीवन चल रहे हैं, और उन्होंने प्रकृति के साथ जैसी प्रकृति है वैसे ही अपने आप को ढाल रखा है। एक ही ये एग्जाम्पल है। दूसरा, इसमें आप भी देखिए कि बहुत अधिक शीत ऋतु में मानव कितना भी विकास कर ले, लेकिन यदि उसको बहुत अधिक शीत ऋतु में बाहर निकलना है तो उसे प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा और उसी के अनुसार अपने वस्त्रों पर, अपने खान पान पर परिवर्तन लाना पड़ेगा। यानी अब आप इसमें भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ
कि शीतकाल में और ग्रीष्म काल में वस्त्र और भोजन ये दोनों परिवर्तित होते हैं। और वस्त्र और भोजन का परिवर्तन आपको प्रकृति के कारण करना पड़ता है, वरना आप हमेशा एक जैसा भोजन भी रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब प्रकृति में आपको गर्मी की अधिक आवश्यकता होती है तो उस समय आप थोड़ा हैवी, चिकनाई वाला या ऐसा फूड ज़्यादा खाते हैं, ऐसा भोजन ज़्यादा करते हैं जिसमें शरीर को ताकत देने वाली चीज़ें ज़्यादा हो। जबकि जब आपको अधिक वसा की ज़रूरत नहीं है, अधिक प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, तो आप फिर गर्मी के मौसम में लिक्विड, क्योंकि उस समय पसीना बहुत बहता है तो आपके शरीर में पानी की कमी होती है, और उस पानी को पूरा करने के लिए आप लगातार ऐसे भोजन को करना पसंद करते हैं जो हल्का हो और रसदार हो, यानी जो पानी की पूर्ति शरीर में कर दे। तो यहाँ मानव क्रियाशील भी है, लेकिन प्रकृति के परिवर्तन के साथ वो निष्क्रिय भी होता है। ब्लाश के ही शिष्य थे ब्रुन्स महोदय। उन्होंने स्पष्टतः ये कहा कि मानव पूर्णतः अकर्मण्य तभी होता है जब प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है। मतलब मानव बिल्कुल काम करने योग्य ना रहे, या मनुष्य की काम करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाए। वो कब होगी? जब प्रकृति उसको बिल्कुल निष्प्राण कर देगी, यानी निष्क्रिय कर देगी, या तो मृत्यु के लगभग हो जाएगा, या बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं कर सकता, इस स्थिति में आ जाएगा। तब ही वह क्रिया करना छोड़ेगा। वरना एस्किमो लोग जो बर्फ में रहते हैं वो भी वहाँ अपने जीवन जीने के लिए इग्लू वाले बर्फ के घर बना कर रहते हैं। सील मछली की गर्मी से अपने शरीर को गर्मी देते हैं। रेंडियर से अपनी गाड़ियों का काम चला लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य कोई भी कार्य तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी कार्य करने की क्षमता खत्म ना हो जाए, नहीं तो उसके शरीर की जो ऊर्जा है और उसकी जो बौद्धिक ऊर्जा है वो उसको निष्क्रिय नहीं होने देती, वो लगातार काम करने को प्रेरित करती रहती है। तो इन्होंने ब्रुन्स महोदय ने कहा कि वास्तव में मनुष्य जब तक जीवित है क्रिया प्रतिक्रिया करेगा, यानी मृत्यु के पश्चात ही वो निष्क्रिय होगा। और ब्रुन्स महोदय ने एक लाइन और कही है कि मानव भूगोल समझौते का एक क्षेत्र है जिसमें पृथ्वी पर मानवीय जीवों के लिए कुछ भी पूर्णता या स्थिरता नहीं है। अब इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मानव ये नहीं कह सकते मानव के लिए कि अब सब कुछ प्राप्त हो गया और अब हम शांति से बैठ जाएं। यानी वर्तमान समय को यदि हम देखें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मानव नई नई खोजें कर रहा है। अब और नई खोज मानव जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले जो सफ़र, यातायात के साधन जो सीमित थे, उसमें जो सफ़र 3-4 दिन में हुआ करता था वो आजकल 2-3 घंटे में हो जाता है। जिन एरियाज़ में जाना हम सोचते थे कि पॉसिबल ही नहीं है, उनमें हम आराम से एयर के द्वारा पहुंच जाते हैं। तो ये मनुष्य जो है वो कभी भी शांति और पूर्णता, स्थिरता को नहीं मानता। हमेशा उसकी क्रियाएं चलती रहती है। एक तकनीक से विकास हो जाने के कारण वो और नई तकनीकों की खोज में लग जाता है। किरचॉफ महोदय ने कहा कि मानव ऐसी मशीन है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, यानी वो निरंतर विकास के पीछे भागता है। लगातार वो चाहता है कि और विकास हो। जैसे आजकल आप देखते हैं मोबाइल, आज के 20 साल पहले शायद ही बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल था। आ तो गया था, लेकिन
बहुत कम लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, बहुत महंगे मोबाइल थे और इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के चार्जेस लगते थे। तो इसमें बहुत कम लोग थे जो उसको अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन अब तकनीकी विकास ने उसको इतना सस्ता बना दिया कि आज शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें मोबाइल नहीं होगा। फिर कालसावर महोदय के अनुसार प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती हैं, परंतु वहाँ भी मानव के लिए संभावनाएं एवं चयन की सुविधाएं होती हैं। यानी प्रकृति में कहीं ना कहीं कुछ बैरियर्स हैं, कुछ सीमाएं हैं कि इससे ज़्यादा आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता से वहाँ संभावनाएं तलाश कर लेता है और अपने लिए बेहतर चीज़ों को चुनकर विकास की प्रक्रियाएं शुरू कर देता है। अब इसमें आप ऐसे मान सकते हैं कि प्रकृति ने सीमाएं दी महासागरीय किनारे, मनुष्य ने उसमें नौ परिवहन करके तटीय क्षेत्रों को बंदरगाह बना के उपयोग में लेना शुरू कर दिया और व्यापारिक दृष्टि से बहुत अधिक विकास नौ परिवहन के द्वारा होना शुरू हो गया। तो ये प्रकृति की सीमाओं के साथ अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर मानव ने लगातार विकास किया है। इन विद्वानों के अतिरिक्त डिमांजिया, ब्लैंचार्ड, ईसा बोमेन आदि ने भी संभववाद की विचारधारा का पूर्ण समर्थन किया है। अब आपको एक लाइन में ये मैं बताना चाहती हूँ कि संभववाद क्या? संभववाद ये कि मनुष्य को प्रकृति ने चारों तरफ संभावनाएं दी है और मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करके विकास कर सकता है। प्रकृति कभी भी उसे बाधित नहीं करती। यानी यहाँ ये है कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मनुष्य में इतनी क्षमता है कि वो प्राकृतिक वातावरण को, प्राकृतिक बंधनों को, प्राकृतिक बाध्यताओं को समाप्त करके अपने लिए विकास की नई रास्ते ढूंढ लेता है। इसमें मानव को सर्वोपरि माना है और प्रकृति को सर्वोपरि नहीं माना है। तो यहाँ भी अतिरेकता ही हो गई। नियतिवादी ये कहते थे कि मनुष्य मोम का पुतला है और प्रकृति ही सर्वोपरि है, पर प्रकृति जैसे रखती है मनुष्य वैसे रहता है। लेकिन यहाँ संभववादी ये कहते हैं कि मानव सार्वभौमिक है, मानव सर्वशक्तिमान है, मानव जैसे चाहे वैसे प्रकृति को परिवर्तन कर सकता है। लेकिन यहाँ भी अतिरेकता है और वहाँ भी अतिरेकता है। इसी कारण संभववाद की भी आलोचनाएं हुई, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।